नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। हरियाणा में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर इस बार चिंतनीय बात यह है कि हरियाणा में निकाय चुनाव के पहले चरण में महज 47% ही मतदान हुआ है, जो कि हरियाणा के इतिहास में सबसे कम प्रतिशत रहा। हरियाणा निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अब राजनीतिक दलों का पूरा जोर, पूरा फोकस पानीपत में होने वाले निकाय चुनाव की ओर हो गया। सभी पार्टियां पानीपत नगर निगम के चुनावों में ताकत झोंक रही हैं। पानीपत के चुनाव प्रचार में सीएम सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल भी ताकत झोंक सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पानीपत की जोर आजमाइश में राजनीतिक दलों को सफलता मिलेगी? सवाल यह भी कि सीएम और तमाम दिग्गजों ने पहले चरण में भी प्रचार किया, लेकिन बावजूद इसके मतदान कम क्यों हुआ? एक सवाल यह भी कि कम मतदान के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज की इस चर्चा में। तो आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पैनल में 3 गेस्ट मौजूद होंगे, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। इस बार हरियाणा में निकाय चुनाव के पहले चरण में महज 47% मतदान हुआ, जो कि हरियाणा के इतिहास में सबसे कम प्रतिशत है। हरियाणा निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अब राजनीतिक दलों का पूरा जोर पानीपत में होने वाले निकाय चुनाव की ओर हो गया है। हरियाणा निकाय चुनाव के दूसरे चरण में पानीपत निकाय चुनाव होना है। अब राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक पानीपत पहुंच सकते हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी चुनाव प्रचार करने पानीपत पहुंच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पहले चरण का मतदान कम होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्ताधारी दल कम मतदान के लिए विपक्ष को जिम्मेदार बता रहे हैं। ऐसा है, चुनाव तो 2 पार्टियों के बीच में होता है, पक्ष और विपक्ष के बीच में होता है। तो विपक्ष तो बिल्कुल डूबा हुआ है हरियाणा में, इसलिए विपक्ष के लोग वोट डालने नहीं आए। हमारे लोगों ने वोट डाल दी, इसलिए ये परसेंटेज में असर पड़ा। हरियाणा निकाय चुनाव के दूसरे चरण के तहत पानीपत में 9 मार्च को वोट डाले जाएंगे। तब तक तमाम राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक रैलियों और चुनावी जनसभाओं से पानीपत में चुनाव प्रचार को गरमाए रखेंगे। लेकिन 12 मार्च को आने वाले नतीजे ही साबित करेंगे कि आखिरकार किसके दावे में दम था, जिस पर हरियाणा की जनता ने मोहर लगाया। हरियाणा न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। चूंकि पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, संपन्न हो चुका है, अब पानीपत पर सबकी नजरें हैं और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर देवेंद्र कथुरिया जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल देवेंद्र जी आपसे, क्या पानीपत की जोर आजमाइश में राजनीतिक दलों को अब सफलता मिलेगी? देखिए, पानीपत नगर निगम का चुनाव इस लिहाज से भी अहम है। पिछले 2 चुनाव जो हुए हैं 2013 में, 2018 में, बीजेपी को प्रचंड बहुमत, बहुत ज्यादा। पिछले 2018 जो लास्ट चुनाव हुआ है उसकी बात करें तो 26 वार्ड थे, 26 में से 23 या 24 बीजेपी के पार्षद जीत कर आए थे। कांग्रेस के 2 थे, अश्विनी ढींगड़ा, शकुंतला गर्ग या एक आध कोई इंडिपेंडेंट था। ये सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए थे। पूरा सदन 26 के वार्ड का जितने पार्षद थे सब बीजेपी, और मेयर तो रिकॉर्ड मतों से जीती थी अवनीत कौर, 75,000। शायद ये देश का एक रिकॉर्ड होगा कि मेयर कोई इतने मतों से जीता हो। मतलब बीजेपी की झोली भर दी थी। 2018 का चुनाव पूरा सदन, पूरे 5 सालों में पिछले जब जब आलोचना हुई या जब जब लोगों को तकलीफ हुई या मीडिया ने जब अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो ये बात आई कि पूरा सदन बीजेपी का, मैं मेयर। लेकिन कुछ कामों पर मतलब बहुत ज्यादा आपत्तियां हुई, काम पूरे नहीं हुए। आज की बात करूं, जब चुनाव हो रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग जहां जाओ यही है कि सड़कों में गड्ढे हैं, सीवर का पानी, पीछे 2 दिन पहले बारिश हुई है, 2 दिन लगातार सीवर का पानी हुडा सेक्टर्स में, जो 5-5 करोड़ के मकान में लोग रहते हैं, उनके घर के आगे पानी इकट्ठा हो गया, मच्छर है, पानी सूख गया लेकिन कीचड़ हो गया, मच्छर हो गए, पानी की निकासी सही नहीं है, नालियों, शहर में नालियों का पानी सड़कों पर आता है, पीने का साफ पानी नहीं है, बहुत सारी शिकायतें हैं जी। और आज की बात करता हूं प्रगति आज की, जब चुनाव में सिर्फ 4 या 5 दिन रह गए हैं नगर निगम के, आज HSVP हुडा अथॉरिटी दफ्तर पर आज
तमाम कई सेक्टरों के प्रतिनिधियों ने आज जो धरना प्रदर्शन किया है, 2 साल से कई सेक्टर्स की सफाई नहीं हो रही क्योंकि टेंडर नहीं लगा पाए। कुछ अधिकारियों की ढील रही, कुछ लोकसभा चुनाव, विधानसभा, अब ये निगम चुनाव आ गए, आचार संहिता, 2 साल से सेक्टरों में सफाई नहीं है। बहुत लोग परेशान हैं। आज जब 4 दिन रह गए तो लोग प्रदर्शन करें सरकार का ध्यान खींचने के लिए। कुल मिलाकर अब 4 दिन का चुनाव रह गया है। आज 3 तारीख है, 4, 5, 6, 7 को शाम को प्रचार खत्म होगा। चर्चा ये भी है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, चूंकि उनका लोकसभा क्षेत्र करनाल पानीपत है, वो आ सकते हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शायद 6 तारीख को रोड शो करेंगे। कोमल सैनी जो यहाँ मेयर प्रत्याशी है, पक्का नहीं है लेकिन चर्चा है। ऐसे ही मनोहर लाल जी के बारे में कि वो छोटी छोटी जनसभाएं करेंगे, लेकिन उनकी कंफर्मेशन आनी बाकी है, लेकिन प्लानिंग तैयार है। कुल मिलाकर लोग भी तैयार है, लेकिन लोगों के चेहरों पर निराशा, हताशा, गुस्सा भी है। जो कल हमने देखा पोलिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है। मेरे को लगता है पानीपत में भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि लोगों में खुशी नहीं है, लोगों में शिकायतें ज्यादा है। लोग कहते हैं कि हम वोट डालेंगे लेकिन हमें निश्चित रूप से शिकायतें बहुत ज्यादा है। महेश जी, सवाल ये कि पानीपत में सीएम, पूर्व सीएम प्रचार के लिए उतरेंगे। पहले भी सीएम के साथ साथ तमाम दिग्गज प्रचार के लिए उतर चुके हैं। रोड शो भी हमने देखा कि सीएम सैनी की तरफ से किया गया, जनसभाओं को भी संबोधित किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी मतदान प्रतिशत में कमी देखी गई। ऐसा हरियाणा में पहली बार हुआ जब निकाय चुनाव में मतदान प्रतिशत इतना कम देखने को मिला। अब ऐसा क्या नया होगा जो प्रचार में गति होगी या प्रचार में सफलता मिलेगी? पानीपत का चुनाव जो होगा वो बीजेपी के फेवर में या राजनीतिक दलों के फेवर में जाता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, पहली बार ऐसा है कि अनिल विज के किसी बयान से मैं अक्षरत सहमत नजर आ रहा हूं। मैं साफ तौर से बात कह सकता हूं कि अनिल विज की तरफ से जो भी शब्द इस्तेमाल किया गया वो पूरी तरह सटीक है। यहाँ पर अगर कोई चुनाव लड़ रहा था तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, अगर कोई प्रचार कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। यहाँ पर हर तरह की कमजोरी कांग्रेस पार्टी ने पूरे चुनाव के दौरान दिखाई है। तो ऐसे में और अब होम ग्राउंड का जहां पर जिक्र आता है तो होम ग्राउंड भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर पानीपत से बेहतर जमीन नहीं हो सकती। अब तक की जब भी आप पिछले चुनाव परिणाम निकाल कर देखने की कोशिश करेंगे, सबसे ज्यादा बेहतरीन जो परफॉर्मेंस देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी का, वो पानीपत की जमीन पर देखने को मिला है। तो पानीपत की जमीन तो पहले से उपजाऊ मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब आप हिसार जैसी जगह पर किसी तरह की चुनौती नहीं दे पाए, तो ऐसे में जहां पर किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर था, जहां पर किसान आंदोलन का एपी सेंटर हिसार को माना जाता रहा था, जाट आंदोलन का सबसे बड़ा एपी सेंटर हिसार जिले को माना जाता रहा था, तो ऐसे इलाके में जहां पर जाटों की संख्या भी अच्छी खासी है, वहां पर अगर आपने किसी तरह की चुनौती कायम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं की गई, तो ये उम्मीद ना करें आपकी पानीपत की धरती पर पहुंचकर कांग्रेस पार्टी कोई कमाल दिखाने वाली है। और जिक्र बहुत ज्यादा पूछा गया है सवाल, लोगों ने पूछा कि जब कांग्रेस पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही तो नायब सिंह सैनी को इतनी मेहनत करने की जरूरत क्यों है? जब कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार ही सबसे कमजोर है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट स्तर के मंत्री इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? जवाब यह है कि 2029 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी आज से कर रही है। और एक शब्द मैंने इसी कार्यक्रम में इस्तेमाल किया था, नेस्ताना बूद। यहाँ नेस्ताना बूद कर देना चाहती है कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश में। गुजरात जैसी परिस्थितियां यहाँ पर हरियाणा प्रदेश में कायम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है कि सामने कोई चुनाव लड़ने वाला ही ना हो और मजबूती इस कदर हो कि हर मोहल्ले में पार्षद भी आपका हो, एमसी भी आपका हो, आपका मेयर आपका हो, आपका एमएलए हो, आपका एमपी हो, आपका मिनिस्टर हो, आपका चीफ मिनिस्टर हो, आपका प्राइम मिनिस्टर हो। ये कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा मेहनत अगर भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में कर रही है तो उसकी एकमात्र वजह यही है कि गली मोहल्ले तक भारतीय जनता पार्टी खुद को इतना मजबूत कर देना चाहती है कि फिर कांग्रेस पार्टी के लोग अगर प्रदेशाध्यक्ष में तब्दीली करें, अगर नेता प्रतिपक्ष किसी और को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा किसी और को भी बना दिया जाए, कोई भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जिससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिले, तो वो संभावना ही खारिज कर देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी 2025 में। क्योंकि अगर 2025 में बीजेपी ने कोई गलती की तो फिर 2024 जैसे हालात, 2024 जैसा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से करना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, सोनी जी, बहुत मेहनत कर रही है। जो अगर निकाय चुनाव जैसे छोटी सरकार के स्तर पर भी इतनी मेहनत की जा रही, जबकि विपक्षी दल इतना प्रबल नहीं है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी की तरफ से इतनी मेहनत की जा रही है, तो मतदान प्रतिशत में कमी के पीछे की असली वजह क्या है? हरियाणा के इतिहास में इस बार सबसे कम प्रतिशत रहा है, सबसे कम मतदान हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ। इसके पीछे की आखिर वजह क्या? देखिए, इसकी वजह जो है कांग्रेस का आत्मसमर्पण है। कांग्रेस मुकाबले में आई नहीं है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि मैं निकाय चुनाव के अंदर प्रचार के लिए नहीं जाता, उनकी बात समझ में आती है।
और कुमारी शैलजा भी कहीं दिखाई नहीं दी, रणदीप सुरजेवाला भी दिखाई नहीं दिए, और जो स्थानीय स्तर के नेता हैं जो विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रबंधन से जुड़े हुए थे वो भी दिखाई नहीं दे रहे। मतलब कांग्रेस तो कहीं धरातल पर दिखाई दे ही नहीं रही है जी। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता हैं वो धरातल पर स्थानीय स्तर के भी दिखाई नहीं दे रहे हैं जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं देखिए मैं तो चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेता, ठीक है, लेकिन जब पार्टी की बैठक होती है, जब ये फैसला किया जाता है कि निगम के चुनाव जो हैं वो पार्टी के चिन्ह पर लड़े जाएंगे, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये दलील क्यों देते हैं? वो बैठक में क्यों शामिल होते हैं? जब उन्होंने चुनाव प्रचार में शामिल ही नहीं होना, वो कहते हैं निकाय चुनाव में मैं जाया नहीं करता, तो वो नीतिगत मामले में शामिल क्यों होते हैं? वो पार्टी को सुझाव क्यों देते हैं? बिल्कुल, ये सब बातें हैं। देखिए कांग्रेस ने तो खुद ही अपना माहौल खुद ही खराब किया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पानीपत में कांग्रेस को अवसर दिया था, लेकिन कांग्रेस तो बिल्कुल ही मरी हुई हालत में निकली है और कांग्रेस तो अभी भी कोमा में है और उससे उबर पाएगी ऐसा लगता भी नहीं है जी। और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जनरल सीट थी, जनरल सीट पे ओबीसी का मतलब बीसी का प्रत्याशी उतार दिया और कांग्रेस की हिम्मत भी नहीं है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास दो ओबीसी चेहरे पहले थे, जो पहले मेयर थी कुमारी अवनीत कौर जो थी, अवनीत कौर थी, वो पहले ओबीसी थे, जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ओबीसी थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रयोग किया, लेकिन कांग्रेस की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में अपना कोई सशक्त प्रत्याशी उतार सके। तो इसलिए कांग्रेस की तो बिल्कुल स्थिति बहुत दयनीय है। विधानसभा चुनाव से भी दयनीय हालत होने वाली है और दिल्ली विधानसभा की तरह यहां भी पानीपत में भी जो शून्य का रिकॉर्ड है वो कायम रहेगा और कांग्रेस जो है कहीं भी धरातल पर दिखाई बिल्कुल नहीं दे रही है। ठीक है देवेंद्र जी, एक सवाल ये भी कि जिस तरह से सोनी जी ने कहा कि कांग्रेस का आत्मसमर्पण हो गया, शायद ये भी वजह रही कि इस बार मतदान प्रतिशत में कमी देखने को मिली। हालांकि सत्ताधारी दल का कहना है कि कम मतदान के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। क्या इसके पीछे की असली वजह ये कि जिस तरह से सोनी जी ने कहा कि आत्मसमर्पण कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया, क्या वाकई आत्मसमर्पण कांग्रेस का है कम मतदान के पीछे की वजह, या फिर जनता ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वाकई अब बीजेपी की इतनी पैठ हो गई है कि निकाय चुनाव में भी बीजेपी ही आगे आने वाली है? शायद यही वजह कि जो कांग्रेसी वोटर्स है वो आगे नहीं आए। देखिए प्रगति, अभी पानीपत के चुनाव होने जिस पे हम चर्चा करें, मेरे को लगता है कुछ जगह पे 5-4 जगह मेरे को लगता है कांग्रेस के जो उम्मीदवार है पार्षद पद के, मेयर का नहीं, मेयर का पार्षद पद के 4-5 मेरे को लग रहा है जोरदार टक्कर तो दे रहे, भले ही ना जीते, लेकिन उनको हराने के लिए बीजेपी को मेहनत करनी पड़ी है। 4-5 वार्ड ऐसे हो सकता है जीत की दस्तक दे दे या 2-3 जीत भी जाए, ये भी है, मैं लोगों के मुंह से सुन रहा हूं, लेकिन 4-5 वार्डों में कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी हैं पार्षद पद के, मेयर पद का नहीं मैं कह रहा। दूसरी बात, कल पोलिंग कम की हुई 4 वजह मैं बताता हूं। एक वजह यह भी रही कि कल एक्चुअली भारत और न्यूजीलैंड का जो मैच था, कल लोगों ने, संडे का दिन था, मैच में कुछ कारण मैं मानता हूं सबसे बड़ी वजह कम पोलिंग की जो वार्ड बंदी का किया है, चाहे पानीपत की बात है, बाकी जगह जहां जहां सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं, कोई विधायक है, मंत्री है, उन्होंने कोशिश ये की कि जहां पार्टी के वार्ड बंदी में बहुत सारी कॉलोनियां जो इधर उधर की गई है, पानीपत में भी ये हुआ है, पानीपत में भी विपक्ष को आपत्ति थी कि जैसे एक मुस्लिम बहुल घोसली है सेक्टर 11-12 में, घोसली एक जगह है जहां करीब 1,500-2 हजार वोट है, मुसलमान ही आबादी है, लेकिन उनको 3 हिस्सों में बांट दिया। पहले ऐसा नहीं था, ताकि वोटों को बिखेरा जाए, किसी को दूर कर दिया, किसी को नजदीक, ताकि सारी वोटिंग हो ना पाए जो पहले होती रही थी। और कुछ जो नेता, जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, मंत्रियों ने, विधायकों ने, इस बार 4 सीटें बीजेपी ने जीती विधायकों की, उनमें 2 तो मंत्री हैं। हालांकि पानीपत शहरी और पानीपत ग्रामीण के महिपाल डांडा मंत्री है, शहरी के बीजेपी विधायक है प्रमोद विज, इन दोनों में नगर निगम क्षेत्र आता है, पानीपत शहरी सीट और ग्रामीण में। इन्होंने जो इनके कोई चहेते थे, नजदीकी थे, ये आरोप भी लगे हैं कि परिवारवाद का तो आरोप लगाते हैं, इन्होंने अपने चहेतों को टिकटें दिलवाई और वार्ड बंदी इस तरीके से की कि बीजेपी को फायदा हुई, तो अंडरस्टूड है, बिल्कुल स्पष्ट है, कोई उसमें इन्होंने ये इधर कुछ कॉलोनी को उठा के इधर उधर कर दिया कि बीजेपी को मैक्सिमम फायदा हो। उस वार्ड बंदी का असर क्या हुआ, लोगों को परेशानी हुई, किसी का घर जहां पहले मतदान केंद्र था दूर कर दिया, वो गए नहीं, किसी का नाम लिस्ट में था। करनाल में भी ये हुआ है, करनाल में भी हुआ ये, जो सीएम सिटी 10 साल तक रही है, वोटर लिस्ट से नाम नहीं है, किसी का मतदान केंद्र पहले विधानसभा के बजाय दूर कर दिया। एक तो वार्ड बंदी रही, जो परेशानियां रही, दूसरा मैं ये कहता हूं विपक्ष कहीं नहीं था, इनेलो जेजेपी कहीं नजर नहीं आई, बिल्कुल। और एक खबर तो ये भी है कि दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला ने तो अपने सिरसा में भी जो नगर परिषद का चुनाव था, उन्होंने वहां वोट भी नहीं डाला। आम आदमी पार्टी दिल्ली की हार के बाद पस्त है और कांग्रेस का ये हाल है, थोड़ा बहुत कांग्रेस मुकाबला दे रही है। और एक बड़ी वजह ये भी है कि
हाँ, मतलब 3-4 वजह है जिस बिल्कुल, वजह से कई वजहों के चलते निकाय चुनाव पर प्रभाव पड़ा है। इस पर असर मैं देख रहा हूँ शायद बिल्कुल बिल्कुल कई वजह है महेश जी जिसको लेकर के निकाय चुनाव के मतदान पे फर्क पड़ा है। लेकिन अब चूंकि पानीपत में चुनाव होना है, 9 मार्च और बेहद कम समय, महज 4 से 5 दिन का समय और छठे दिन चुनाव होना है। ऐसे में पानीपत के लिए क्या कुछ रणनीति देखने को मिलेगी बीजेपी की और अन्य राजनीतिक दलों की जिससे चुनावी समर फतेह किया जा सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शानदार परफॉर्मेंस आने वाला, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, तमाम वो इलाके जहां पर कांग्रेस पार्टी मुकाबला कर सकती थी, वहां पर अगर कांग्रेस पार्टी ने मुकाबला नहीं किया तो फिर पानीपत की जमीन यहां कांग्रेस पार्टी के मुकाबले के लिए नहीं बनी है। तो 2-2 की बात कही जा सकती है। जहां तक मत प्रतिशत की बात है, मुझे लगता है कि यहाँ कांग्रेस का जो वोटर था या विपक्षी विचारधारा का वोटर, मैं यहाँ पर ज्यादा प्राथमिकता से कहना चाहूंगा, उसे कांग्रेस का वोटर मैं नहीं मानता। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है, वो लोग ये समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को ही जीतना है, हमें वोट नहीं डालना। अगर वो वोट नहीं डालना चाह रहे थे तो वो ये नहीं मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने के लिए वो सहमत नहीं हो पा रहे थे। इसी वजह से वो घरों से नहीं निकले। जो लोग विपक्षी विचारधारा के एंटी बीजेपी वोट का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूं, तो एंटी बीजेपी वोट घरों से बाहर नहीं निकला। अनिल विज बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं कि हमारे वोटर्स ने हमें वोट डाल दिया। जो बीजेपी विचारधारा के वोटर्स थे घरों से बाहर निकले, पूरे उत्साह के साथ निकले और वोटिंग का काम कर दिया। लेकिन जो एंटी बीजेपी सेंटीमेंट का वोटर था वो घरों से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझ रहा था, क्योंकि उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, उनका उम्मीदवार चुनाव लड़ने में सक्षम ही नहीं था। तो तमाम ऐसी परिस्थितियां वोटर के सामने नजर आई जिन्हें उन्हें लगा कि उनके विपक्षी यानी उनके जो समर्थन की जो बात करने वाले लोग थे वो तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे, तो ऐसे में उन्हें वोट डालने जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि पानीपत में भी इससे ज्यादा तस्वीर में कोई बड़ा परिवर्तन आएगा ऐसा लगता नहीं है। यहाँ पर मेहनत अगर देखने को मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिलेगी। अब बदलने को कुछ भी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं बचा है और पानीपत की जमीन तो मुकाबले के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनी ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए फेवरेबल साबित होती है। ठीक है सोनी जी, जिस तरह से अब पानीपत का चुनाव होने वाला है, 9 मार्च को चुनाव होना है, बेहद कम समय, राजनीतिक दल जीत का दावा जरूर कर रहे हैं लेकिन जमीनी स्तर पर यह कोशिश कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही। जैसा कि महेश जी ने भी जिक्र किया कि पानीपत की जमीन विपक्षी दलों के लिए नहीं बनी। जब पहले चरण के चुनाव के दौरान बहुत ज्यादा मेहनत देखने को नहीं मिली, तो अब पानीपत के चुनाव में क्या ऐसा नया देखने को मिलेगा जिससे बीजेपी के लिए चुनौती हो? शायद ये जो तस्वीर पहले चरण की निकल करके सामने आ रही है उससे ये तस्वीर साफ हो रही है कि अब बीजेपी को भी पानीपत के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, चुनाव बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। वीरेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो जिस तरह से पानीपत में ताकत सियासी दल झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, उम्मीद ये जताई जा रही है कि 9 मार्च को निकाय चुनाव है, बीजेपी के फेवर में जा सकता है। हालांकि सवाल लगातार यही बना हुआ है कि किसके खाते में चुनाव जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दलों की तरफ से जीत के दावे जरूर किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल यहां पानीपत में जा सकते हैं, चुनाव प्रचार कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर किस तरह से आगे की रणनीति तय की जाएगी, न सिर्फ बीजेपी की तरफ से बल्कि अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से भी, कि पानीपत का चुनाव उनके खेमे में चला जाए। लेकिन जनता किसके पक्ष में समर्थन करती हुई नजर आएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 मेहमान जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। शहर की छोटी सरकार किसके पक्ष में जाएगी, किसकी सरकार बनेगी, ये बड़ा सवाल, और इसी सवाल के साथ जनता अपना मतदान करने एक बार फिर पहुंचेगी 9 मार्च को। और 12 मार्च को जब चुनावी नतीजे निकल करके सामने आएंगे तो जनता जनार्दन का क्या कुछ फैसला होगा, ये तस्वीर बेहद साफ होती हुई नजर आएगी। आज की चर्चा में फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।